तो स्टार्ट करते हैं द लास्ट इमोर्टल का एपिसोड नंबर 31 यानी कि 31। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गुजिन जो होता है वो बैठा होता है और बहुत सारे दस्तावेज की जांच कर रहा होता है और इन के बारे में सोच रहा होता है। यहीं पे हम देखते हैं कि लेडी होंगचो होती है और चंकी होता है। लेडी होंगचो कहती है कि ये पहले ही नहीं था, मतलब मैंने पहले इनकी शादी तय की थी फायर फिनिक्स के महारानी से, तब इन्होंने तोड़ दिया था और अब ये उनके पीछे पड़े हुए हैं, मतलब उनके लिए तोहफे भिजवा रहे हैं, उनसे हाथ सुनना चाहते हैं। ये सब आखिर चल क्या रहा है। यहाँ जो चंकी होता है वो कुछ नहीं बताता, जिसके वजह से सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है शैतान वर्ड में, मतलब डेविल वर्ड। डेविल वर्ड में होता है होंगी बाहर जा रहा होता है, तभी यहाँ पे एक लोग आते हैं और कहते हैं कि आपके लिए फायर फिनिक्स की महारानी यानी इनका मतलब बुलावा आया है, उन्होंने आपसे मिलने के लिए कहा है और आपको उनसे मिलने के लिए अभी अभी जाना है। और वहाँ पे जो है जांच चल रही है राजा लिंगसेंग के मौत की, और वहाँ पे जो है फूफंग भी आए हुए हैं। वो कहते हैं कि अच्छा, तो फिर वहाँ से तुरंत निकलता अपनी नौकरानी से कहता है कि जाओ और जाकर राजकुमारी यांगशुआन से बता देना कि मैं उनसे आज मिलने नहीं आ पाऊंगा। जिसके बाद से सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है यांगशुआन उस जगह के लिए निकल चुकी होती है जहाँ पे उसने होंगी को बुलाया है। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि होंगी जो होता है वो जाता है इन से मिलने के लिए। जब वो इन से मिलने जाता है ना, तो इनकी नौकरानियां बाहर बातें कर रही होती है कि देखो कितने हैंडसम है ना ये दानव राजा, और ये हमारी मैडम इन को मिलने आया है, और मैडम इन ने भी ये कहा है कि अंदर कोई और नहीं जाएगा, वही उनसे मिलने जाएंगे। देखो ना कितने लोग हैं ना जो हमारी मैडम इन के पीछे पड़े हुए हैं, जैसे वो देवता मतलब गुजिंग है और साथ में आज ये होंगी है। तो तुम्हें क्या लगता है कि मतलब मैडम को किसे चुनना चाहिए? मेरी इन जो है ये तो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, किसे चुनेंगी वगैरह वगैरह। तो एक कहती है कि मुझे लगता है कि देवता गुजिंग हाँ नॉर्मल तो है पर थोड़े ठंडे हैं, और ये वाले ना कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा है, तो मुझे लगता है होंगी को ही चुनना चाहिए, वो ज़्यादा हैंडसम है। ये दोनों लोग ना ढेर सारी गॉसिप कर रही होती हैं, तो मतलब दूर खड़ा ये गुजिंग देख रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो आता है चंकी के साथ उन लोग से बात करने के लिए, तभी बूढ़े जो नगर होते हैं वो कहते हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते, महारानी ने मतलब जो हमारी इन है मैडम ने जाने से मना किया। वो कहते क्यों, अभी तो होंगी क्या है अंदर उनसे मिलने के लिए, तो मैं क्यों नहीं जा सकता, वो जब जा सकता है तो मैं क्यों नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पे जो नौकरानियाँ होती हैं वो कहती हैं कि मैडम ने मना किया है कि जब तक वो होंगी के साथ बात कर रही है कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। तो ये जो गुजिंग होता है ना वो अंदर जाने को कहता है, तो नौकरानी कहती है कि माफ़ कीजिएगा हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। तभी यहाँ पे वो बुढ़ऊ जो होता है ना वो कहते हैं कि देखिए आप अभी अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि जो मैडम इन है ना वो बात कर रही है अंदर में जो है डेमन राजा है और साथ में देवता फूचेंग है, और मतलब फूचेंग कहते हैं फूफेंग है, तो उन लोगों से बातें हो रही है। वो बात कर रही है राजा लिंगसेंग के मौत के बारे में और इन सब गुत्थियों को सुलझा रही है उसके बारे में। तो ये कहता है कि लेकिन इन सब से रिलेटेड तो मैं भी हूँ, मुझसे भी तो बात करनी चाहिए, मैं भी तो चाहता हूँ ना कि ये सब गुत्थी सुलझे, तो मैं भी मदद कर सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि देखिए ये तो सही है कि आप मदद कर सकते हैं, लेकिन हमारी महारानी ने आदेश दिया है कि अंदर कोई और नहीं जाना चाहिए, तो मैं आपको अंदर जाने के लिए कैसे दे सकता हूँ। अंदर हम देखते हैं यूफेंग को या फूफेंग जो भी होते हैं, और साथ में होता है हमारा लोमड़ा राजा। अब ये लोग जो होते हैं ना इनसे बातें कर रहे होते हैं और इन उन लोगों से मतलब जो दस्तावेज वगैरह होते हैं वो जांच करती है, कहती है कि बताइए क्या बात है। मतलब फूफेंग देव जो आपका जो तलवार गायब हुआ था, आपने इस बात की रिपोर्ट कराई थी, तो वो रिपोर्ट दिखाते हैं और वो कहती है कि अच्छा मैंने सुना कि आपके हाथ में चोट भी लगी थी। तो वो कहता है कि हाँ ये चोट उस वक्त लगी थी जब तुम होंगी को छुड़ाने के लिए आई थी, मतलब जो इन है वो होंगी को छुड़ाने के लिए आई थी और होंगी को छुड़ा कर ले गई थी। उस वक्त होंगी ने मेरे ऊपर हमला किया था और मेरा हाथ घायल हो गया था। वो अपने घाव का निशान भी दिखाते हैं। तो होंगी कहते हैं कि इनके हाथ में ये घाव का निशान है और ये घाव जो है ना इतना जल्दी ठीक भी नहीं होगा, हजारों सालों तक ये घाव का निशान ऐसा ही रहेगा, और ये अपने हिसाब से तलवार नहीं चलाते। तो ये तो संभव है, मतलब पूरी तरीके से संभव है कि देवता फूचेंग ने वो तलवार नहीं चलाई, मतलब फूफेंग ने वो तलवार नहीं चलाई। अगर ये वो तलवार चलाते तो इनका हाथ ठीक होना चाहिए, क्योंकि ये घायल है तो ये तलवार नहीं चला सकते। इसका मतलब कोई और देवता है जो कि इसमें मिला हुआ है, मतलब कोई और इसमें मिला जुला है। अब ये लोग कहते हैं कि क्या ये फेंगमिंग हो सकता है, तो इन जो होती है वो कहती है कि नहीं, मुझे यकीन नहीं है कि वो इसमें हो सकता है, क्योंकि कोई और देवता है जिसका इसमें हाथ है। मतलब ये लोग आपस में मिलकर इन सब गुत्थियों को सुलझा रहे होते हैं। कहती है कि इन सभी मामलों को फिर से जांच करनी चाहिए, मतलब इन सभी मामलों का जांच फिर से होना चाहिए, और हाँ इन सभी मामलों को निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छुपा रहे हैं। मुझे लगता है बहुत सारी पहेलियां हैं जो कि छुपी हुई हैं, उन्हें निकालने की बहुत मतलब जरूरत है। जिसके बाद से वो फूफेंग से कहते हैं कि अब आप यहाँ से रहिए, और हाँ इस मामलों के बारे में किसी से जांच मत कीजिएगा। और वो होंगी से कहती है कि होंगी एक काम करो, जाकर तुम यांगशुआन को बुला कर आओ, मैं उससे कुछ बात करना चाहती हूँ, मतलब उससे कुछ काम है। तो यहाँ पे होंगी को याद आता है, कहता है कि अरे मतलब उसने मुझसे मिलने के लिए कहा था और मैं तो भूल ही गया। वो कहती है कि अच्छा तुम्हारा अपॉइंटमेंट था तो जल्दी जाओ, भूल क्यों गया। और उसके बाद से होंगी वहां से दौड़ता हुआ चला जाता है। दूसरी तरफ हम यांगशुआन को देखते हैं। यांगशुआन जो होती है वो एकदम बेचैनी के तरीके से
से इंतजार कर रही होती है, होंगी अब आएगा, होंगी अब आएगा। मतलब काफ़ी सुबह से शाम हो गया होता है, जब उसे लगता है कि अब होंगी नहीं आने वाला है, तो वो सोचती है कि शायद हो सकता है किसी काम में फंस गया हो, और वो उससे मिलने के लिए उसके महल की ओर जाने लगती है। जैसे ही यहाँ से यांग शुआंग निकल के जाती है, एक नौकरानी आती है और कहती है कि माफ़ कीजिएगा, होंगी ने मतलब महाराज ने आपके लिए खबर भिजवाई है, उन्होंने कहा है कि वो आज आपसे मिलने नहीं आ सकते। वो कहती है क्या हुआ, कुछ देरी के बाद आएगा? वो कहती है कि नहीं नहीं, दरअसल बात यह है ना कि होंगी जो है ना, वो मैडम इनसे मिलने के लिए उनके महल में जा चुके हैं, तो अभी आपसे मिल नहीं सकते। तो ये बात सुनकर ना यांग शुआंग को मतलब ये बात दिल पे लग जाती है कि वो मुझसे मिलने के लिए मतलब मेरा अपॉइंटमेंट था और मुझे छोड़कर वो इनसे मिलने चला गया। उसके दिल में अभी भी वही है, मेरे लिए कोई जगह नहीं है, मैं कोई इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। ये बातें सुन मतलब सोच कर बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाती है और वहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में देखते हैं जैसे यांग शुआंग यहाँ से निकलती है ना, होंगी वहाँ पे पहुँच जाता है ढूंढता हुआ, यांग शुआंग कहाँ हो, देखो मैं तुम्हारे लिए ये चीज़ लेकर आया हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे देरी हो गई। लेकिन वो चारों तरफ ढूंढता है, उसे नहीं मिलती है। तो जब वो चारों तरफ ढूंढ रहा था तभी वो नौकरानी वहाँ पे मिलती है, तो यांग शुआंग पूछता है कि यांग शुआंग कहाँ है, तो वो बताती है कि मैंने उनसे बताया कि आप नहीं आने वाले हैं, तो अभी वो शहर के लिए निकल गए। वो कहता है कि क्या शहर के लिए, और होंगी जो होता है वो इनको मतलब यांग शुआंग को ढूंढता हुआ वहाँ से निकल जाता है। अगले ही सीन में हम यांग शुआंग को देखते हैं। यांग शुआंग जो होती है ना, वो एक पुल के ऊपर चढ़ रही होती है, वो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है, लेकिन यांग शुआंग कहीं छिप नहीं रही होती है। वो बहुत ज़्यादा उदास होती है इसके लिए कि मैंने एक व्यक्ति के साथ अपना पूरा जीवन मतलब इतना समय बर्बाद कर दिया और उसके दिल में मेरे लिए कुछ है ही नहीं। वो बहुत ही ज़्यादा उदास होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक देव बालक आता है, मतलब वो क्या बोलते हैं, देव मानुस। हाँ, तो ये देव होता है, वो आता है और उसको अपनी छतरी में जगह देता है। यांग शुआंग उसका धन्यवाद बोलती है। और अगले सीन में देखते हैं ये लोग रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, जहाँ पे वो बताता है कि दरअसल मैं अपने एक सीनियर के साथ यहाँ पे आया था, कुछ पेंटिंग के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया गया था और मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए जा ही रहा था, तो मैंने आपको बारिश में भीगते देखा। क्या आप बता सकती हैं राजकुमारी यांग शुआंग कि आपको क्या हुआ? वो कुछ नहीं बोलती, तो वो कहता है खैर अगर आप नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं है। और वैसे ये देव मानुस जो है ना, इसका नाम लियांगशी है। आगे हम देखते हैं होंगी को। होंगी जो होता है वो चारों तरफ यांग शुआंग को ढूंढ रहा होता है, यांग शुआंग कह के। वो हर एक रेस्टोरेंट में, हर एक जगह पे देखता है कि कहीं तो यांग शुआंग मिल जाए। जब वो अंदर जाता है तो अंदर हम देखते हैं यांग शुआंग कहती है कि अच्छा तुम पेंटिंग बनाते हो, लाओ तुम्हारी पेंटिंग देखी जाए। वो जैसे खोलती है उसे उसी की पेंटिंग मिलती है। अब यांग शुआंग तो एक क्षण के लिए एकदम स्तब्ध रह जाती है। तभी वहाँ पे होंगी पहुंचता है। होंगी को देखकर वो क्या करती है, पेंटिंग तुरंत लियांगशी के हाथ में मतलब देव मानुस के हाथ में दे देती है। अभी देव मानुस उस पेंटिंग को पकड़े होता है तो होंगी आकर उसका गर्दन पकड़ लेता है। कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे यांग शुआंग को छेड़ने की, क्या तुम उसे परेशान करने की कोशिश कर रहे थे? वो कहता है क्या बात कर रहे हो आप, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात नहीं है तो फिर ये पेंटिंग क्या है, यांग शुआंग की पेंटिंग क्यों बनाई है तुमने, ये लेकर क्यों फिर रहे हो? वो कहता है कि मैंने जब पहली बार इन्हें देखा था मोर राजा के बर्थडे के दिन, उस दिन से मैं इन्हें पसंद करने लगा। मैं इनकी प्रशंसा करता हूँ और मैं इन्हें बहुत लाइक करता हूँ, बस इसलिए मैंने इनकी पेंटिंग बनाई। इसमें गलत क्या है? वो उसको गले से पकड़ लेता है और कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि यांग शुआंग का पीछा मत करना, बिल्कुल भी उससे दूर रहना, ये पेंटिंग बनाकर ये चीप हरकतें करने की जरूरत नहीं है। और फिर यांग शुआंग के पास जाता है, कहता है कि यांग शुआंग मेरी दोस्त है, आज से इससे दूर रहना, और यांग शुआंग का हाथ पकड़ता है। यांग शुआंग मुझसे हाथ छुड़ा लेती है और कहती है कि मुंह बंद करो अपना, तुम होते कौन है मुझे मना करने वाले? तुम क्या जानते हो मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है? क्या तुम जानते हो? बस तुम अपना थोपते हो, अपना राजसी थोपते हो, जो तुम्हारा मन करे बस वही ठीक है। तुम आज के बाद से मेरा पीछा मत करना, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। वो कहता है कि यांग शुआंग मेरी बात सुनो, दरअसल देर इसलिए हो गया था क्योंकि मैं इनसे मिलने के लिए चला गया था, कोई जरूरी बात थी। वो कहती है कोई बात क्यों ना हो, मुझसे दूर रहना, और अब मुझे अपने मान और प्रतिष्ठा का ध्यान रखना है। मुझे ईगल कबीले जाना है, मेरा पीछा मत करना। ओके बाय, अपना ध्यान रखना। वहां से निकल जाती है। अब होंगी जो होता है वो कहता है कि ठीक है जा रही हो तो जाओ। आगे के सीन में हम हुआशु को देखते हैं। हुआशु जो होती है ना, वो अपनी शक्तियों को बढ़ाने का प्रयास कर रही होती है, मतलब आंतरिक शक्तियों को बढ़ाने का प्रयास कर रही होती है। यहाँ पे उसके पिता के उसकी मदद करते हैं उसकी आंतरिक शक्तियाँ बढ़ाने में। और जब हुआशु को होश आता है तो वो कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना? वो कहते हैं कि हाँ पिताजी मैं ठीक हूँ। तो वो कहते हैं कि अच्छा तो तुम अपनी आंतरिक शक्तियाँ बढ़ाने का प्रयास करियो ताकि तुम मतलब ऐसे अव्वल नंबर अपना हासिल कर सको। मैं तो तुमसे कहता हूँ क्यों ना तुम शैतानी शक्तियों का उपयोग करो। वो कहती है कि पिताजी आप क्या कह रहे हैं, पागल तो नहीं हो गए हैं? मतलब मैं शैतानी शक्तियों का उपयोग करूंगी तो आपको पता है पूरे जग में थुतू हो जाएगा। वो कहते हैं कैसे होगा, किसी को पता चलेगा तब ना। और वैसे भी शैतानी शक्तियों का उपयोग करना कहाँ से गलत है, बस अपनी शक्तियाँ ही तो बढ़ानी है ना। और हो सकता है कि शैतानिक शक्तियों के उपयोग से तुम लैंग फैंग को भी जीवित कर सको। वो कहती है कि क्या ये हो सकता है? तो वो दिखाते हैं उसे शैतानिक शक्तियों का एक मतलब वो क्या बोलते हैं वो हाँ ट्रेलर दिखाते हैं और कहते हैं कि देखो शैतानी शक्तियाँ ऐसी होती है वैसी होती है, मतलब इसमें गलत क्या है, वैसे भी अपनी शक्तियाँ बढ़ाना है। तो वो कहती है कि पिताजी आप भी शैतानी शक्तियों का प्रयोग करते हैं? वो कहता है कि हाँ मैं भी करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूँ और मोर वंश का जो अगला उत्तराधिकारी तुम ही हो, तुम्हें पूरे मोर वंश को संभालना है, तो तुम ऐसा करती हो तो इसमें गलत क्या है? नहीं तो और मैंने ये भी सुना है कि लैंग फैंग जो है वो जीवित किया जा सकता है शैतानी शक्तियों का बदौलत। तो वो कहती है कि आप सही कह रहे हो। वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारा पिता हूँ, आखिर मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, तुम क्यों नहीं विश्वास करती मेरी बातों पर? आगे का सीन में हम गुजिंग को देखते हैं। गुजिंग जो होता है ना वो चंकी के साथ होता है। तभी वहाँ पे किंगी आता है। किंग को देखकर गुजिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। किंगी कहता है कि दूर रहिए मुझसे, क्या आपको शर्म नहीं आती?
आप मेरी छोटी चाची मतलब इनसे इतना ज़्यादा प्यार करते थे और मैंने सुना कि अब आप फायर फिनिश की रानी के पीछे पड़े हैं। क्या आपको शर्म नहीं आती? जरा से भी बहुत ही ज़्यादा बेकार है आप भूल गए कि जो इन है उसकी मृत्यु हो चुकी है। आपको तो ये भी याद नहीं होगा कि जो इन है उसकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी। आप बड़े बेशर्म हैं और वहाँ से चला जाता है। गुजिन कहता है कि लगता है इसे भी बताना ही पड़ेगा। आगे की सीन में हम किंगी को देखते हैं, वो श्रद्धांजलि दे रहा होता है इन को और यहाँ पे गुजिन इन और मतलब जो आयु होती है और उसका तलवार ये सभी लोग यहाँ पे आते हैं। तो ये श्रद्धांजलि दे रहा होता है तो इन उसके पास जाती है और वहाँ पे रखा हुआ जो पेस्ट्री होता है उठाकर खाने लगती है। किंगी कहता है कि तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन वो देखता है इन को तो वो स्तब्ध रह जाता है। वो कहती क्या हुआ, ये मेरे लिए ही बनाया था है ना? किंगी कहता है कि चाची आपको पता है मैं आपको कितना मिस कर रहा था। आपके लिए नाशपाती के फूल लाया, मैं ये लाया वो लाया, मतलब पृथ्वी लोक पर घूम के मैं आपके लिए ये लाया था वो लाया था। वो कहते हैं कि चलो बहुत हुआ, अब लो तुम भी टेस्ट करो और किंगी को भी देती है वो फ्रूट्स, मतलब जो केक खा रही होती है उसे भी खाने को देती है। किंगी खाता है, कहता है कि ये तो सचमुच में बहुत स्वादिष्ट है। वो कहती है कि देखा मैंने पसंद किया था है ना। वो कहती है कि लाओ अब मुझे वो भी तो टेस्ट करने को दो। नाशपाती का फूल तो वो देता है तो वो टेस्ट करती कहती बहुत टेस्टी है। जिसके बाद से हम देखते हैं लेडी होंगचो सोचती हैं कि मुझे लगता है कि गुजिन जो है ना वो महारानी इन के पीछे, मतलब फायर फिनिश के जेट महारानी के पीछे वो पड़ा हुआ है और मुझे उनसे यह बात क्लियर करना चाहिए। मुझे लगता है कि वो शायद अफवाहों में विश्वास करेंगे कि इन यानी जनसंलग्न जानवर के साथ मेरे गुरु का, मेरे टीचर का या क्या बोलते हैं गुजिन का कुछ लेना देना है। तो मुझे ये बात क्लियर करना चाहिए। वो जाती हैं इनसे मिलती हैं और कहती हैं कि माफ़ करना मैं आपसे बिना बताया आ गई। दरअसल मैं आपसे कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ। आपको ऐसा लगता है ना कि गुजिन जो है वो इनकी परवाह करते थे, इनसे प्यार करते थे वगैरह वगैरह। तो वो कहती है कि हाँ ये तो मुझे लगता है और ये सही भी है। तो वो कहती है नहीं आप गलत समझ रही है। लेडी होंगचो कहती है कि दरअसल वो जनसंलग्न जानवर को बस अपनी छोटी बहन समझते थे, उससे कोई प्यार व्यार नहीं करते थे। और वैसे भी जनसंलग्न जानवर जो है वो तीनों लोगों में लड़ाई की वजह बनी थी, तो आखिर उसे वो प्यार कैसे कर सकते हैं। और उन दोनों के बीच ये जो भी बातें फैल रही है ना, जो भी अफवाहें चल रही हैं, ये सब सिर्फ एक अफवाह है, आप इन बातों पर विश्वास मत कीजिए। तो इन कहती है कि लेकिन मतलब मैंने इतना सब कुछ सुना, आपको ऐसे कैसे पता? लेडी होंगचो कहती है कि देखिए मैं उनके बहुत करीब हूँ, तो गुजिन की हर एक दिल की बात मैं जानती हूँ कि वो क्या सोचता है क्या नहीं सोचता। वो तो बस आपको ही पसंद करते हैं और आपके पीछे पड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है आपको उनके एक मौका देना चाहिए। इन उनके सामने कुछ नहीं बोलती है, मुस्कुराती है, कहती है क्या ये चर्च करते हैं, ये लोग पीते हैं। और सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है इन जो होती है वो गुजिन को जाकर धमका देती है और कहती है कि देखो आज के बाद से मुझसे मिलने की कोई कोशिश मत करना, मतलब तुम्हें हमारे बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। मैं जो कुछ कर रही हूँ ना बस मुझे करने दो। गुजिन कहता है कि लेकिन मतलब मुझसे गलती क्या हो गई? वो कहती है कुछ नहीं, इन जो इन थी ना वो इन है, अभी मैं फेंगिन हूँ और फेंगिन ही रहूंगी। तो मुझे इन बनाने की कोशिश मत करो और अतीत में मुझे घसीटने की कोशिश मत करो। गुजिन कहता है कि उस वक्त भी मैं गुजिन था और अब तो मैं भगवान हूँ, मतलब युवान कोई हूँ। तो अब मैं भगवान और तुम फायर फिनिश की महारानी ऐसे बन के तो साथ रह सकते हैं? वो कहती है बिल्कुल नहीं, मुझसे दूर रहो तो सही रहेगा। और इन वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं गुजिन सोचता रहता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। और वहाँ पे जो नौकर होता है वो गुजिन को लेकर वहाँ से चला जाता है। जैसे वो उन्हें बाहर छोड़ने के लिए जाता है तो वहाँ पे लेडी होंगचो खड़ी होती है। लेडी होंगचो कहती है कि आप यहाँ पे? तो वो कहता है कि हाँ मैं तो यहाँ पे इनसे कुछ बात करने के लिए आया था, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? तो वो कहती है कि मैं तो बस आपके मामलों को सुलझा रही थी। वो कहता है कि सुलझा रही थी मतलब क्या? तो वो कहती है कि मैंने देखा था कि बहुत सारी जगह पे अफवाहें फैल रही हैं इस बात की कि आप और जो जनसंलग्न जानवर थे उन दोनों के बीच में रिश्ता था। मैं यही अफवाह क्लियर करने गई थी फायर फिनिश की महारानी से। मैंने उनसे कहा कि आपका और उनके बीच प्यार व्यार का कोई मामला नहीं था, आपने उसकी कोई मदद नहीं की थी। तो वो कहता है गुजिन कि आपको मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे मामलों में मत पड़ा कीजिए, तो आप मेरे मामलों में पड़ी क्यों? वो लेडी होंगचो कहती है कि लेकिन मैंने गलत क्या किया? मैंने तो बस आपका रास्ता साफ किया था कि फायर फिनिश की महारानी के साथ आपका सेटिंग हो जाए, लेकिन आप मुझे ही डांट रहे हैं। वो कहता है कि अगर आपको मेरा काम ही करना है ना, मतलब मेरी मदद करनी है, तो आप जाके लड़ाइयाँ जो चली है उन सबको रुकवाओ ना, बीच में क्यों पड़ी हो आप मेरे? मतलब बहुत ज्यादा डांटता है लेडी होंगचो को और डांट वाट के वहां से चला जाता है। लेडी होंगचो कहती है कि आखिर मैंने गलती क्या कर दी? मतलब मैंने इन्हीं की मदद करने की कोशिश की और उल्टा मुझे ही डांट। आगे किसी में हम गुजिन को देखते हैं। गुजिन जो होता है ना वो अपने तलवार से कुछ करने के लिए कह रहा होता है और उसका तलवार कहता है कि नहीं ये इम्पॉसिबल है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। गुजिन कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे अंदर ऐसी शक्तियां ही नहीं है। हम देखते हैं यहीं पे जो चैंग होता है वो आता है, कहता है कि क्या हुआ? तो तलवार उसे सारी व्यथा कह सुनाता है। चैंग कहता है कि ये तो अच्छा प्लान है। तो गुजिन कहता है कि हाँ अच्छा प्लान तो है, लेकिन ये सब करने के लायक नहीं है। तो उसका जो तलवार होता है वो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई ऐसा कार्य हो जो मैं ना करूं। गुजिन कहता है कि हाँ देखो जब आर्मरी हॉल में काम करती थी ना तो हमेशा से इन कहा करती थी कि जब भी कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो जाकर फुचेंग तलवार से मिलो। और फुचेंग तलवार जो है ना वो हर एक समस्या का समाधान दे देता है। तो मैंने इससे कहा जाकर फुचेंग तलवार से मिलो और जो काम करना है वो करो, लेकिन ये तो मान ही नहीं रहा है। तलवार कहता है ऐसा कोई कार्य हो ही नहीं सकता जो कि मैं नहीं कर सकता, मैं अभी जाऊंगा काम करने के लिए, और वहां से चला जाता है। आगे का सीन में हम देखते हैं कि जो मयूर राजकुमारी यानी जो हुआशु होती है ना वो अपने पति यानी लैंग फैंग के पास आती है और उसके
अपने शरीर को संरक्षित कर रही होती है। वो कहती है कि लैंगफेंग, मैं दुनिया में तुम्हें वापस लाना चाहती हूँ। उसके बाद से वो याद करती है कैसे उसके पिता ने कहा था कि शैतानी शक्तियों से हमारे लिए बहुत मतलब कारगर होगा, मयूर वंश को आगे बढ़ाया जा सकता है, मैंने तुम्हें इतनी मदद की है वगैरह वगैरह, और साथ में लैंगफेंग को भी जीवित किया जा सकता है। ये सारी बातें याद करके जो हुआ शू होती है वो लैंगफेंग से कहती है कि तुम्हें पता है मैं इन शैतानी शक्तियों का उपयोग नहीं करना चाहती, लेकिन ये सब मैं उन व्यक्तियों के लिए करना चाहती जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, जैसे तुम जिसने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार किया, मेरे पिता, उन्होंने मुझे बहुत सारा प्यार दिया। ये सारी बातें कहने के बाद वो एक चिट्ठी भेजती है अपने पिता के पास, जिसमें उसके पिता को वो चिट्ठी लिखी होती है। उसके पिता पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि पिताजी, आपने जो कुछ भी कहा है, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, इसलिए मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, मतलब मैं काली शक्तियों का उपयोग करने के लिए तैयार हूँ। अभी इसका पिता पढ़ के खुश हो ही रहा होता है कि मेरी बेटी है, मेरा बात जरूर मानेगी, और मैंने जो कुछ भी कहा उसने मान लिया। मुझे पूरा विश्वास था कि वो मुझे कभी भी ना नहीं कहेगी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक नौकर आता है और बताता है कि जो प्योर पांड पैलेस है वहाँ से आपके लिए एक चिट्ठी आई है, मतलब जो किंग है वो आपको बुला रहा है। वो कहता है कि लेकिन वहाँ पे कुछ खेल वेल तो नहीं खेला जा रहा है, मतलब वहाँ पे कुछ काम वाम हो रहा है। वो कहता है कि हाँ, दरअसल बात यह है ना कि जो आर्मरी हॉल है वहाँ पे फूचंग तलवार और सभी लोग इकट्ठे हुए, किस बात के लिए हमें नहीं पता। तो इसका पिता जो होता है मुरवंश का राजा, वो कहता है कि ठीक है, एक काम करो, जल्दी जल्दी खबर लगाओ कि आखिर वहाँ पे हो क्या, चल क्या रहा है, मतलब कुछ प्लानिंग व्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं वो लोग, तो मैं नहीं जाऊँगा। तो उसका जो नौकर होता है वो कहता है कि जी जैसी आपकी आज्ञा। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है होंगी बैठे बैठे सोच रहा होता है कि आखिर यांगशोंग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करी है, क्या उससे चिट्ठी लिखकर पूछना चाहिए। फिर कहता है नहीं, रहने दो, वो गई है तो वो जाने, और फिर वहीं पे सो जाता है। हम देखते हैं होंगी जैसे ही आँख लगती है तभी वहाँ पे यांगशोंग आती है बड़े सुंदर से सवर के, और होंगी कहता है कि आप यहाँ, वो कहती है कि हाँ, मुस्कुराती है। वो कहता है कि आप काफी सुंदर लग रही है। वो कहती है कि क्या तुम मेरे साथ आकाश में उड़ना चाहोगे। अब ये दोनों लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के आकाश में उड़ रहे होते हैं और यांगशोंग तो उड़ान भर रही होती है, लेकिन होंगी जो होता है ना वो बस अपनी तीखी नजरों से यांगशोंग को ही देखे जा रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है। सीन कट होता है, हम देखते हैं होंगी तो सो रहा होता है। जैसे इसकी आँख खुलती है कहता है कि ये क्या सपने देख रहा हूँ मैं, क्या मुझे उससे चिट्ठी लिखनी चाहिए। फिर यही सोचता है, फिर चुप हो जाता है, फिर चिट्ठी लिखकर भेजता है। यहाँ पे हम यांगशोंग को देखते हैं, वो कुछ खड़े खड़े सोच रही होती है, मतलब थोड़ी उदास होती है। तभी उसके पास लेटर आता है, उसमें लिखा होता है कि देखो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, दरअसल इन तुमसे कुछ कहना चाहती थी, इसीलिए मुझे थोड़ी सी देरी हो गई, ये लेटर पढ़ लो। जैसे ही वो लेटर खोलती है उसमें लिखा होता है कि दरअसल बात यह है कि बर्थडे के दिन, मतलब जिस दिन गुजिंग देवता का बर्थडे है उसी दिन हम लोग उस मामले की जांच करने वाले हैं। मतलब मेरे लिए वहाँ पे सच्चाई खुलने वाली है कि मेरे ऊपर उस वक्त शैतान का साया था। ये सारी जो रिपोर्ट है वो दोबारा से खुलेंगी केस, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है ताकि तुम ये साबित कर सको कि मेरी उस वक्त गलती नहीं थी। और हाँ, जिस दिन तुम साबित कर दोगी उसके बाद से जब मैं अपने आप को बेगुनाह साबित कर लूंगा तो बस उसके बाद से तुम आना और मेरे खजाने में से कुछ खजाने ले लेना। उसके बाद से तुम्हें जो मन करे वो करना, मतलब तुम मुझसे दूर होना चाहती हो तो हो जाना, कोई बात नहीं। यांगशोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो लेटर वैसे ही फेंक देती है उसके पास। जिसके बाद से जब गुजिंग के मतलब होंगी के पास वो लेटर पहुंचता है तो होंगी कहता है कि लेटर आ गया, और वो बड़े उत्सुकता से देखता है, लेकिन उस लेटर में कुछ भी लिखा नहीं होता। वो कहता है कि क्या ये बकवास है, मतलब इसके पास एक शब्द भी नहीं था, इसने लेटर पढ़ लिया और मुझे कोई जवाब भी नहीं दिया। किसी में हम हुआशु को देखते हैं, उसकी नौकरानी से मिलती है और बर्थडे की तैयारी हो चुकी है। तो हुआशु कहती है कि सब तैयारी हो चुकी है, तो वो कहती है कि जी हाँ। और गुजिंग आया है, वो कहती है कि नहीं गुजिंग तो अभी नहीं आया है। हुआशु कहती है कि ठीक है, तो फिर कोई अच्छा सा बहाना ढूंढ कर रखो क्योंकि गुजिंग यहाँ पे नहीं आया। बाहरी लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे और गुजिंग के बीच क्या चल रहा है, मतलब ऐसे कि वो मुझसे नाराज है वगैरह वगैरह। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है गुजिंग को। गुजिंग जो होता है वो उसका तलवार उससे आके बताता है कि जब मैं फूचेंग तलवार के पास गया था मैंने सारी सच्चाई पता लगाई और पता चला है, फूचेंग ने बताया थोड़ी थोड़ी बातें कि जो इन है और होंगी ये सभी लोग मिलकर ना आप ही के बर्थडे के दिन वहाँ पे खुलासा करने वाले हैं। मतलब ये जो केस बंद हुआ है इन वाली, वो फिर से रीओपन करने वाले हैं। उसमें होंगी की बेगुनाही और इन की सबकी बेगुनाही साबित होगी। गुजिंग कहता अगर ये सभी करना था तो मुझसे भी पूछ लिया होता, मैं भी कुछ मदद कर देता। आगे की सीन में हम देखते हैं इन जो होती है ना अपने मास्टर यानी अपने टीचर और माँ जो भी होती है उनसे बात कर रही होती है और कहती है कि मैं इन और होंगी की इनोसेंस यानी कि उनकी बेगुनाही साबित करना चाहती हूँ। ये लोग बात कर रही होती है, तभी वहाँ पे गुजिंग आता है। गुजिंग जब यहाँ पे आता है तो इन कहते हैं कि आपकी हिम्मत यहाँ से, मतलब आप यहाँ पे क्यों आए। वो कहता है कि मैं बस आप लोगों से कुछ बात करना चाहता था। तो उनकी जो इनकी माँ होती है वो कहती है कि जब आ ही गए हैं देवता गुजिंग तो इनसे कुछ बात ही कर लो। तो जो वो उनकी माँ होती है वो उनको कहती है कि आइए बैठ जाइए। गुजिंग वहाँ पे बैठता है और बैठ के एक गोली दिखाता है। वो क्रिस्टल गोली दिखाकर कहता है कि ये वो क्रिस्टल गोली है जो सच्चाई साबित करने में आप लोगों की मदद कर सकता है। मैं जानता हूँ कि आप जो है मेरे बर्थडे के दिन वो मतलब अतीत के पन्नों को खोलकर रखने वाली हैं और दोबारा से इन सब मामलों की जांच वाच करा रही हैं, तो इसमें मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। ये जो क्रिस्टल गोली है ना, इसके उपयोग से अतीत में जाया जा सकता है और सच्चाई पता लगाई जा सकती है। इन कहती है कि इतने समय से आपके पास ये क्रिस्टल गोली है तो आपने पहले उपयोग क्यों नहीं किया, आपने पहले क्यों नहीं साबित करने की कोशिश की इन और होंगी की सच्चाई। तो वो कहता है क्योंकि ये क्रिस्टल गोली जो है वो देवलोक के द्वारा बनाया गया है और ये गोली अभी पूरी तरीके से बनी नहीं है और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इसे बनाने की, और अब ये पूरी तरीके से सुरक्षित हो चुकी है। लेकिन हाँ, फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा डर है, बहुत ज़्यादा मतलब डर होने की ज़रूरत है, मतलब नुकसान भी पहुँच सकता है। इन कहती है कि ठीक है, फिर मैं ये गोली आपसे उस दिन के लिए ले लूँगी। वो कहता है कि उस दिन अगर हम इसका उपयोग करें तो सच्चाई साबित किया जा सकता है। इन कहती है ठीक है, फिर उस समय के लिए मैं आपको
आपसे ये उधार ले लूंगी, आपको बीच में कूदने की आवश्यकता नहीं है। गुजिंग कहता है कि आप ऐसे कैसे कह सकती हैं, आपने तो होंगी से मदद मांगी और मुझसे मदद मांगने में क्या बुराई है। तो इन कहती है कि आपको कैसे पता कि मैंने होंगी से मदद मांगी। तो यहाँ पे उसकी माँ कहती है कि खैर बेटा, अगर वो बोल रहे हैं तो थोड़ा सा सुन ही लेते हैं, वैसे भी वो देवता गुजिंग है। जिसके वजह से इन कहती है कि ठीक है, मैं आपसे ये गोली उधार ले लूंगी, और वहां से चली जाती है। जब इन वहां से चली जाती है तो गुजिंग वहीं पे बैठा रह जाता है। अब उसकी माँ कहती है कि वैसे देखा जाए तो मेरी बेटी जो है ना, वो बहुत ज्यादा होशियार है, मुझे समझ नहीं आता मैं उसकी तारीफ करूँ या क्या करूँ। मतलब वो इतनी ज्यादा समझदार है कि देखो, वो पर्सनल और प्रोफेशनल मामलों को अलग लगती है। उसके बाद से वो कहती है गुजिंग से कि वैसे देखा जाए तो आप भी बहुत ज्यादा भुलक्कड़ है, मतलब बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो। अब वो आपसे जा रही है गुस्सा होकर, तो आपको उसका पीछा करना चाहिए ना। तो गुजिंग वहां से तुरंत उनको प्रणाम करके निकल जाता है इनके पीछे। आगे का सीन में हम हुआशो को देखते हैं। हुआशो अपने महल में यही बर्थडे का तैयारी वारी की है, बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं। ये सभी परिवार को अपना आंगन वांगन दिखा रही होती है स्वर्ग लोक का कि कैसा कैसा है। तभी यहाँ पे एक नौकरानी दौड़ती हुई आती थी, कहती है कि राजकुमारी हुआशो, दरअसल बाहर फायर फिनिक्स की सम्राट आई हुई हैं और आपको उनका स्वागत करने के लिए जाना चाहिए। वो कहती है कि महल में और भी बहुत सारे मेहमान हैं, तो मैं उनको देख रही हूँ, तुम अंदर से कुछ परी नौकरों को भेजो, उन लोग जाकर उनका स्वागत करें, अच्छे से ले आए अंदर। तो यहाँ पे दूसरे सीन में हम देखते हैं, यहाँ पे जितनी भी परियां होती है वो सारी बातें कर रही होती है कि फायर फिनिक्स के सम्राट आज आए हुए हैं, मतलब सम्राज्ञी जो भी हैं वो यहाँ पे आई हुई हैं। उनके लिए देखिए देवतागढ़ जा रहे हैं उनका स्वागत के लिए। मतलब फायर फिनिक्स की सम्राट ही एक ऐसे उच्चतम भगवान है जिनका स्वागत करने के लिए सभी देवगढ़ उपस्थित हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं सभी देवगढ़ जो होते हैं उपस्थित हुए होते हैं फेंग इंग का स्वागत करने के लिए, और इन्हें बहुत सारा सम्मान दे रहे होते हैं। फेंग इंग कहती है कि आप सभी बुजुर्गों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरा स्वागत करने के लिए यहाँ पे आए। सभी बुजुर्ग देवगढ़ जो होते हैं वो लोग कहते हैं कि वैसे आप जो है वो फायर फिनिक्स की सम्राज्ञी हैं और आप तो बहुत ही ज्यादा विनम्र हैं, वगैरह वगैरह तारीफ कर रही होती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे आयु दौड़ती हुई आती है और कहती है कि दीदी, आपको पता है बहुत सारे लोग हैं ना जो आपको देखने के लिए चहचहा रहे हैं, मतलब आपका स्वागत करने के लिए आए हुए हैं, और वो ऐसे चहचहा रहे जैसे लगता है ना एकदम कान को बहरा ही कर देंगे। जितने भी देव लोग होते हैं ना वो हंस रहे होते हैं इसकी मासूमियत पे। इन कहती है कि खैर वो लोग हमसे मिलने के लिए नहीं, मतलब हमें देखने के लिए आए हैं, तो चलिए हम लोग वहीं पे चलते हैं। उसके बाद से फेंग इन होती है, आयु होती है और उसकी एक नौकरानी होती है। तो ये लोग तीनों लोग ना वहीं पे डायरेक्ट पहुंच जाते हैं जहाँ पे हुआशो अपनी चिपड़गंजुओं के साथ होती है। चिपड़गंजुआ जितनी भी होती है ना, जब देखती हैं इनको, इन जो इतनी खूबसूरत लग रही होती है और यहाँ पे जैसे इसकी एंट्री होती है, ये सभी लोग खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि आखिर ये है कौन, इतनी खूबसूरत है, इतना दिव्य आभा है इसका, वगैरह वगैरह। सभी औरतें बातें करने लगती हैं। ये दोनों लोग जो आयु होती है और जो हुआशो की मतलब आयु होती है और इनकी नौकरानी होती है, दोनों लोग सामने जाती हैं। वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं हुआशो मतलब सबको प्रणाम करती है और कहती है कि हम राजकुमारी, मतलब जो महारानी है, ये फायर फिनिक्स की महारानी है और उनके हम लोग दासियां हैं। तो ये लोग जब प्रणाम करती हैं तो जितने भी लोग होते हैं, चपड़गंजुए जितनी होती है ना, वो सभी चौकन्नी हो जाती हैं और सभी लोग जो होते हैं घुटनों के बल बैठकर प्रणाम करती हैं महारानी इनका, मतलब इनका प्रणाम करती हैं इनको और कहती है कि आप लंबे वर्ष तक जिए। लेकिन हम देखते हैं कि हुआशो ना बिल्कुल भी यहाँ पे झुकी नहीं है राजकुमारी इनको देखकर, और हम देखते हैं कि वो शायद से शायद इनको पहचान भी रही है। पहले जलस तो उससे है कि हाँ, इन इतनी ज्यादा दैविक शक्तियां लेके पैदा हुई है, ऊपर से इतनी ज्यादा शक्तिशाली है, सम्राज्ञी है, वगैरह वगैरह। लेकिन इसे देखकर तो और ज्यादा जलस हो जाती है कि ये इतनी ज्यादा खूबसूरत भी है। हम देखते हैं ना कि यहीं पे सीन कट होता है, यानी एपिसोड भी यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले तो मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, और बने रहिए हमारे साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर, और हाँ वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। ओके बाय बाय।